देश में आज किसान आंदोलन की राह पर है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन यूं तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन एक बार फिर किसान अपने अधिकारों को लेकर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। संविधान दिवस पर किसानों के आंदोलन को देखा जाए तो यूं तो किसानों को स्पष्ट रूप से कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसमें भारतीय संविधान को भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। लेकिन अब किसान अपने अधिकारों को लेकर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, जिसमें नए कृषि कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं होने का मुद्दा बनाया गया है और किसान इसे अपना अधिकार मान रहा है। किसानों के हित को लेकर पंजाब सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से देश भर में फैली नदियों के संजाल और उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता के कारण मुख्य रूप से कृषि प्रधान रही है। भारतीय किसान एक विकासशील देश में बढ़ती आबादी के लिए बहुतायत में सब कुछ उपजाने की क्षमता रखता है और देश में ये सब कुछ धरती पुत्र कर भी रहा है। लेकिन इस दौरान देश के किसानों का आंदोलन सरकार की ओर से किसानों के लिए बनाए गए कानून पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि भाजपा का दावा है कि किसानों को बहकाया जा रहा है, लेकिन उधर किसान और विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों को लेकर पहले से ही विरोध करती रही है और ये आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है, जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार भी आमने सामने आ गई है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि एमएसपी खत्म हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। देश की हर पार्टी किसानों के हितैषी होने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि यदि कृषि बिल किसान हितों में है तो फिर किसान आंदोलन की राह पर क्यों है, और यदि दूसरा पहलू देखा जाए तो केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन से बैकफुट पर आने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान दिवस पर कानून अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। हुआ है। किसानों के कई सवाल हैं। क्या वजह है कि अन्नदाता के जो सवाल, उनके जवाब उनको नहीं मिल पा रहे हैं और उनको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सत्ता पक्ष की अगर बात करें, केंद्र सरकार की अगर बात करें, तो उनका कहना है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं। लेकिन फिर वही सवाल, विपक्ष
जो किसानों के साथ खड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है वो ये कह रहा है कि इन कानूनों में कुछ संशोधन की जरूरत है। क्यों सत्ता पक्ष वो संशोधन नहीं कर पा रहा है, क्या वास्तव में इन संशोधनों की जरूरत है भी या नहीं, इस आंदोलन को क्यों कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बताया जा रहा है, और क्या यह कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बन चुका है अब किसानों से आगे बढ़कर, इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास पेशकश देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे परिचय करवाएंगे। पहले हम गेस्ट से जो हमारा परिचय है वो आपको करवा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा से जुड़ने के बाद आपको कुछ विशेष जो बिंदु हैं इससे जुड़े हुए उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र मीना जी हमारे साथ इस चर्चा में खासतौर पर जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस विचारक के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में हमारे साथ किसान नेता, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी भी जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। वजह इसलिए आपसे पहला सवाल है क्योंकि जो कूच किया जा रहा है वो दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है, और दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। सिंपल से सवाल है उनके, आप कह रहे हैं कि कोई गलतफहमी नहीं है, और किसानों का यह कहना है कि हमें कुछ संशोधन चाहिए। आखिर क्या वजह है कि वो 2 शब्द या 3 शब्द जोड़ना, जिसमें एक एमएसपी भी एक शब्द है और बाजार से बाहर खरीद को लेकर उनके जो सवाल है, अगर उनको शब्दों को जोड़ दिया जाता है, मेरे ख्याल से नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई बवाल आ जाएगा। क्यों इस बात की जिद केंद्र सरकार ठाने बैठा है कि जो पास हो गया उसमें अब कुछ भी नहीं किया जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है, और जिस तरह लोकसभा में पूरे जो कृषि के जो बिल पेश किए गए और जो पास हुए हैं, जो किसानों के हित में ही हैं। जिस तरह आज किसानों की फसल का उनका उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, आज वो आप अपना कहीं भी एक मंडी से दूसरी मंडी में, एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए स्वतंत्र है। आज किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अगर वो क्या है कि जैसे कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, किसान हो, वो थोड़ा गुमराह हो रहे हैं किसी कारण कि एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। वो भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि खरीद जो एमएसपी पे है वो एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी, बंद नहीं होगी, और इससे किसानों को बहुत आने वाले समय में फायदा होने वाला। आज किसान अपना माल मंडी में बेच सकता है, खलिहान में बेच सकता है, और दूसरे राज्य में जाकर के अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र है, और जो उनका मूल्य है वो उनको ज्यादा जहां मिले वहां बेच सकता है, इसलिए उनके स्वतंत्र है। अब किसानों को कैसे, किसानों के ये बिल जो आया किसानों के हित में है, और किसी प्रकार ये किसानों को कैसे भी कहीं ज्यादातर राज्यों में किसान संतुष्ट हैं। अब कुछ एकाध सा राज्य है जहां कुछ किसी सरकार के कुछ कमियों के कारण, कुछ पार्टी के कुछ नेताओं के कारण वो थोड़े गुमराह हो रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं, ज्यादातर किसान संतुष्ट है। और ये आने वाला बिल ऐसा होगा 2022 तक जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है निश्चित तौर पर किसानों के हित में, और किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो इस ओर है। एमएसपी में खरीद आज भी जारी है, सब जगह हो रही है। आज राजस्थान की बात करते हैं, राज्य सरकार, अब पता नहीं यहाँ खरीद हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ हो सकता खरीद में कमी हो सकती है। बाकी ये जरूर है कि अगर एमएसपी पे किसानों को वास्तव में खरीद पूरी तरह हो जाएगी तो किसानों को उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो ये बिल आए ये किसानों के हित में है, और किसानों के आज अपना उनको स्वतंत्र कर दिया है। देश आजाद हुआ जब से लेके आज तक कोई भी ऐसा अच्छा किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ जो आज किसानों के हित में जो निर्णय हुआ है। आज अपना माल कहीं भी, अपनी फसल अन्य राज्यों में जाकर, एक मंडी से दूसरी मंडी में जाकर बेच सकता है, और किसान करार भी कर सकता है। करार करने पहले ही मंडी के किसी भी व्यक्ति से अगर या व्यापारी से अगर उसका तय हो जाए कि मैं इस भाव में दूंगा, और उस भाव में देना चाहे, तो वो उसको उस समय जब फसल उसकी आएगी तो वो ज्यादा भाव अगर उसको मिलता है तो उनको बेच सकता है। इसलिए बात भी एक एग्रीमेंट ही उनके बीच में होता है। किसान आज भी एग्रीमेंट करने के बाद भी उसके लिए अगर उसका कम में माल बिकेगा और ज्यादा में एग्रीमेंट हुआ है तो वो ज्यादा में एग्रीमेंट हुआ, अगर वो नहीं लेगा व्यापारी तो किसान को नहीं बेचेगा। ये भी इसके लिए भी किसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए मैंने आपका ओपनिंग कमेंट किया, अब कांग्रेस का भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अब वरुण जी,
जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक है, अब तक किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो हरित क्रांति हुई थी एक तरह से उसको भी नकार दिया। हरित क्रांति भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बीजेपी की नजर में नहीं है, अगर ये मानते हैं कि ये ऐतिहासिक कदम रहा है तो। चलिए, मैं इस सवाल के साथ आपके साथ एक सवाल आपकी तरफ छोड़ना चाहूंगा। वजह क्या है कि कांग्रेस इस बात को बहुत मजबूती से, उस मजबूती से नहीं ले जा पा रही है जिस मजबूती से विपक्ष को एकजुट होकर इस बात को लेकर जाना चाहिए था, और क्यों इसको राजनीति से नहीं बचा पा रही है? क्योंकि देखिए, सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर उसको मुद्दे से भटकाना है तो उसको राजनीतिकरण उसका कर दीजिए। इसमें राजनीति भी जरूरी है, लेकिन किसानों का मुद्दा भी जरूरी है। तो किसान के मुद्दे को उस प्रमुखता के साथ किसानों का मुद्दा बनाए रखते हुए राजनीति क्यों नहीं कर पाती कांग्रेस? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज संविधान दिवस है जी, और साथ ही साथ 26/11 के शहीदों का दिवस भी है, उनको भी नमन मैं करना चाहता हूं। आप बताइए, आज के दिन इन्होंने किसानों के ऊपर, गरीब किसान है, बुजुर्ग किसान, उनके ऊपर नाले से गैस बनाने वाली सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये संविधान दिवस पे लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी, और ये क्या करेंगे? किसानों ने कोई उग्र रूप धारण नहीं किया था। आज 26/11 शहीदों को नमन करते, कम से कम आज तो बख्श देते, कल कर लेते। आपको ये करनी थी दमनकारी क्रूरता और बर्बरता तो किसानों के साथ। अब आप जो बार बार कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, किसानों का प्रश्न है। मैं तो खुद किसान हूं। आप चाहो तो अभी पासबुक, मैंने कहा कहीं बीजेपी है तो राजेंद्र जी तो बहुत अच्छे वक्ता है, मैंने कहा कोई ऐसा आ जाए कि मैं पूछे तो मैं वो सुनिए कह रहा हूं, राजनीति से अलग होना चाहिए विषय। नहीं, राजनीति कांग्रेस कहां कर रही है? ये तो कोई भी बात भटकाने के लिए। अब मुझे बताइए, अगर ये लाखों किसान बॉर्डर पे आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस लाई है? क्या कांग्रेस लाई है तो इसका मतलब कांग्रेस दमदार है? आप मुझे बताइए, योगेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया कांग्रेस ही है क्या? मेघा पाटकर को गिरफ्तार किया कांग्रेस ही है क्या? हरसिमरन कौर छोड़ के चली गई कांग्रेस ही है क्या? ये सब एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। इनके एक फोबिया हो गया कि जनता में जो भी आक्रोश पैदा हो जाए, कह दो कांग्रेस कर रही है कांग्रेस, फिर राहुल गांधी का नाम लेने लग जाते हैं। अरे भाई, वो इतने ताकतवर है तो फिर आपको झुकना चाहिए जनता की आवाज के सामने। और कोरोना काल में इतनी जल्दी पार्लियामेंट बुला करके तीनों बिलों को पास करना क्या जरूरी था भैया? ऐसी क्या किसानी प्रॉब्लम हो रही थी? 6 महीने बात करते, साल भर बात करते, पूरे देश के किसानों की प्रॉब्लम है तो उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस करते, 15 दिन महीने पर डिस्कशन होता, उसके बाद ये चीज आती तो उसको बहुत अच्छा माना जाता। वो आप फटाफट करके कर दिए। अब आप मुझे बताइए, छोटी सी बात है, आलू खाते हो ना आप भी, हम सब खाते हैं, आया चाहे पुर्तगाल से, पता नहीं कहां से आया, श्याम सुंदर जी की रिसर्च होगी। आलू जो है 55 रुपए 50 रुपए किलो बिक रहा है। आप उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से आलू, प्याज, तिलहन सब क्यों निकाल रहे भाई? दालों का क्या भाव हो रहा है आज ये महंगाई पे? बट ये इनिशियल चीजें हैं। आप देखिएगा, किसान तो पहले से भी स्वतंत्र है। मैं मेरे खेत में भी बेच सकता हूं, मेरी फसल को कहीं भी बेच सकता हूं, कोई रुकावट थोड़ी है। हिंदुस्तान में इतना मार्जिनल फार्मर है, उसकी कोई बिसात नहीं है। जिले से दूसरे जिले में भी जाके लॉजिस्टिक उपयोग करके बेच देगा। 2 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा, आधा। जी, चलिए, वरुण जी, अभी कुछ देर के लिए हमारा संपर्क उनसे कट गया है। श्याम सुंदर जी है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, किसानों का जो मुद्दा है, देखिए बात एक पूरी करूं मैं। इरिगेटेड लैंड में तो पहले भी डिबेट्स में उठाया, इरिगेटेड लैंड जितनी है हिंदुस्तान की, उसको ये पूंजीपति अपने कंट्रोल में ले लेंगे, कॉर्पोरेट। और ये यूएसए का 50 साल पुराना फेल मॉडल है, उसको बिहार में 2006 में लागू किया। मक्का किसानों की दुर्दशा हो गई, आज वहां पे किसान पलायन करके मजदूरी करने को मजबूर हो चुका। ये चीजें करने की आवश्यकता क्या थी? आप वेट करते, कोरोना काल खत्म हो जाता। अगर आपके रियल बात होती किसानों के प्रति, तो आप कोरोना काल खत्म होने के बाद पार्लियामेंट का सेशन बुलाते। उसका नहीं, आपने तो मैनिफेस्टो में लाए हो। आप तो कमलनाथ जी ने खुद रखी है बात। लागू करोगे क्या आप? कांग्रेस लागू करोगे तो आप कैसे विरोध कर रहे हो? एक बार आप लाना चाहते हो, फिर विरोध करना चाहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कहते हैं, कमलनाथ जी कहते हैं, आपने मुख्यमंत्री कहते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं। संविधान दिवस पे कर रहे हो आप, आंसू गैस के गोले मार रहे हो किसानों के ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं? हमें ऐसा नहीं है। कोरोना काल में किसानों को गला घोटना चाह रहे हो पूंजीवादों के काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया जो आप तो कर नहीं सकते। एक सेकंड वरुण जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। राजेंद्र जी, मेरी एक बात सुनिए। मैंने आपको ओपनिंग कमेंट जिस तरह से लिया ना राजेंद्र जी, ऐसे में एक बार कांग्रेस का ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं। चर्चा और बहस वाले मुद्दे पर हम अभी अगले चरण में आएंगे। एक बार उनका ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। वरुण जी का ओपनिंग कमेंट ले रहे हैं। नहीं, इनको सिखाया यही जाता है। मैंने सोचा था राजेंद्र जी कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं,
कम से कम ये अल्लाह गुल्ला नहीं मचाएंगे। आप इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई दूसरा बोले तो अल्लाह मचाओ। नहीं मचा रहा, मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बोला आपके बीच में गलत बात। राजेंद्र जी, मैं राजेंद्र जी का कांग्रेस की बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और सुनूंगा भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ राजेंद्र जी, आपकी बात को आप जब बहस वाला मोड आए तब आप अपनी बात पर कमेंट कर लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। अभी एक बार वरुण जी की बात पूरी कर लेते हैं। एक बार सुनूंगा, बिल्कुल वरुण जी की बात सुन रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आज का 28 अक्टूबर का बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार पढ़ लो आप। वरुण जी रोटेशन ऑन करिए, आपका रोटेशन आपका ऑफ हो गया। फोन आ गए बीच में, फोन आ गए, लोग मानते नहीं। हाँ अब ठीक है, अब बोलिए आप बताइए। बिजनेस स्टैंडर्ड कांग्रेस का अखबार है क्या? 28 अक्टूबर को उन्होंने छापा बड़ा सारा आर्टिकल। आप लोग पत्रकारों की बात कर रहा हूं कि एमएसपी धान के 1888 रुपए है यूपी में, और वहां पे 1100 रुपए में किसान बेचने को परेशान हो रहा है। एमएसपी एक मॉड्यूल होता है, स्टैंडर्ड होता है, उस पर खरीद नहीं होती है 100%। 90% किसान ही बाहर बेचता है। लेकिन एक जो मंडियों का सिस्टम डेवलप किया गया था, सोच समझ के किया गया था, किसानों को एक जगह मिल जाए। अब आप मंडी से बाहर दूसरी मंडी ओपन कर दोगे, उन पे टैक्स भी नहीं है, वो टैक्स फ्री है, तो क्यों जाएगा मंडी में? तो मंडियों का सिस्टम तो कोलैप्स हो जाएगा। आपको मैंने पिछली डिबेटों में कहा, इनका अगला टारगेट है कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये पूंजीपतियों, पूंजीवाद जो होता है ना, ये इनकी सरकार हो चाहे और वजह इनके बाद मैं नहीं कह सकता, पूंजीवाद का एसेंस होता है ये जो भी समाजवादी व्यवस्थाएं होती है उनको ध्वस्त करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कृषि उपज मंडियों को ध्वस्त कर रहे हैं, अब ये ध्वस्त करेंगे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। जब भी आप देख लेना, मैं मेरी बात याद रखना, मैं रहूं नहीं रहूं 2 साल 3 साल में ये अमूल सबको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। ये पूंजीवाद की व्यवस्था होती है, तो ये चीज है इसमें। जी चलिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए। श्याम जी, जो ये व्यवस्था बनाई गई थी किसानों के लिए, मंडी की जो व्यवस्था बनाई गई थी, और जो ये एक तरह से हरित क्रांति के साथ जो किसानों को फोकस करते हुए सरकारों ने सोचना शुरू किया, उन्होंने उनको केंद्र में लिया और ये कहा कि अन्नदाता हमारा पेट भरता है तो उसको प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए। मैं दूसरे देशों से थोड़ी सी तुलना इसकी इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर अन्नदाता के लिए जो बजट में और जो प्राथमिकताएं हैं उसमें जो उसका स्तर है वो प्राथमिकताओं में शामिल होता है, लेकिन यहां पर किसान सबसे निचले दर्जे पर गिना जाता है। उससे सिर्फ यही कोशिश की जाती है कि कम से कम दामों पर किस तरह से अनाज लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा दामों पर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ऐसे में जो शोषण हो रहा है किसान का, उस शोषण को खत्म करने का ऐसा मॉडल जो फेल हो चुका है, जैसा कांग्रेस ने कहा अमेरिका में जो फेल हो चुका है, उस मॉडल को यहां लागू करना, आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ और किया जा सकता था? या श्वेत क्रांति या हरित क्रांति, ये जिस तरह के एक जो आंदोलन एक तरह से शुरू किए गए थे, इस तरह के कोई एक नया कदम उठाया जा सकता था इसकी जगह पर, बनस्पत इसके कि 3 दिन में आए, बहस नहीं की, तुरंत इस पर तीनों कानून पास किए और उनको लागू कर दिया? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार का माहौल वापस से किसान ने आंदोलन शुरू किया है, उससे देखिए सरकार इनकी यूपी, जब दिल्ली में जब आने का रास्ता है तो हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और दिल्ली में भी, दिल्ली जब आते हैं तो यूपी में भी सरकार इनकी है। दोनों हाईवे जाम है, 15-15 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। पुलिस ने आज जिस सरकार का व्यवहार किया है उससे निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री की स्थिति हुई है और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसान से बात करने के लिए तैयार हैं और हम 3 दिसंबर का टाइम दे रहे हैं उनको। तो ये बात तो सही है कि जिस प्रकार का व्यवहार किसान अब करने लगा है, क्योंकि अब देखिएगा कि आज मैं देख रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने इनका समर्थन किया है कि किसानों का इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन किसान, 1 लाख किसान अगर दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली में वैसे ही कोरोना की स्थिति है, अभी कोरोना के मामले में लेकर के हम चिंतित है कि तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोका नहीं गया तो स्थिति विस्फोटक होगी। तो किसान निश्चित रूप से वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से आज सर्दी का समय है, बौछार हुई है पानी की तेजी से और आंसू गैस के गोले चले हैं, 100 से अधिक किसानों को गिरफ्तार भी किया है। और हरियाणा में तो मैं सुन रहा था कि किसानों को फोन करके कह रहे हैं कि थाने पे चाय पीने आओ, चाय पीने के साथ उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो माहौल तो है, क्योंकि केंद्र सरकार घबराई भी है। और मैं, नरेंद्र तोमर कह रहे थे कि हम किसान के हित में लाए, हम किसान से अब बात करना चाहते हैं खुल करके, आखिर वो चाहते क्या है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार पहले जो स्थिति में थी वो आज स्थिति में नहीं है। कि आप देखिएगा जो चीज हो रही है, ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बाकी दल ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कैट के अंदर जोड़ दीजिएगा तो ये रह जाएगी।
क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रशासनिक आधार पर एमएसपी जारी की थी और वो आज जारी है, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आपके कृषि मंत्री भी कहते हैं कि इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्वास कैसे किया जाए कि समाप्त नहीं किया जाएगा? तो आप कानून में उसको कानूनी तौर पर उसको ले आइए। आप देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर कह रहे थे किसान को 1.5 गुना उसकी जो बोता है उसको 1.5 गुना उसको फायदा मिलना चाहिए। अब ये कह रहे दुगनी आय कर देंगे। अब सारी चीजें बहुत सारी, आज देखिए प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया है। अब आंदोलन तो निश्चित रूप से भारतीय किसान कांग्रेस कर रही है, अब भारतीय कांग्रेस और भारतीय किसान संघ कर रहा है, तो निश्चित रूप से मेघा पाटेकर आप देखिएगा कि आगरा के पास वहां पर जमाए बैठे हैं, और इधर सारी चीजें, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिससे कि कोरोना काल में और सर्दी के समय में यदि ये सब कुछ होगा तो किसान के अंदर जो देखिएगा एक विद्रोह की स्थिति जो बन रही है, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार अब घबराई भी है। केंद्र सरकार पहले वाली स्थिति में नहीं, जब भी मैं देख रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर क्या एक ऐलान कर दिया कि इसको राजनीति मत बनिए, किसानों का मामला है, किसानों तक रहने दीजिए, हम किसान से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कह भी दिया कि हम 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे इनसे। तो आप ये सारी बातें, लेकिन आप किसान को विश्वास में नहीं ले पाए। यही कारण है कि आपका सहयोगी दल थे इस पार्लियामेंट में, अकाली दल, वो आपको छोड़ के चला गया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल है, वो भी कह रहे हैं कि मैं तो किसान के लिए आंदोलन करूंगा, और अगर किसान के ऊपर ज्यादती हुई तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। पंजाब का किसान आ रहा है, आपके यूपी में भी विरोध वाला है, और बाकी चीजें आ रहे हैं, राजस्थान से भी किसान जा रहा है। रामपाल जी जो हमारे यहाँ पर हैं, उनके प्रतिनिधि, वो वहां पे शामिल होने जा रहे हैं। तो कल को और अनहोनी घटना नहीं घटे, और किसानों के साथ जिस प्रकार से पहले भी हरियाणा में जो पानीपत में हुआ था और जिस प्रकार का हुआ था माहौल, आपकी सरकार है तो उसका मतलब नहीं किसानों को आप मत रोकिए, किसानों से सीधी खुली बात कीजिए। किसानों से अब ये कह रहे हैं कि हमको पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले विश्वास में नहीं लिया, इनके खुद के दल कहते हैं, और वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि अब क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी ये तो अलग बात है। किसान को एमएसपी के आधार पर घोषित तो हो जाती है, उसको मिल नहीं पा रहा। आप देखिएगा कि पंजाब और हरियाणा का किसान निश्चित रूप से गेहूं और चावल जो भी है वो बेचता था, वो सीधे तौर पर 75% तो सरकार ही खरीदती है उससे, और इस बार भी खरीदा है। लेकिन आने वाले समय में खरीदा जाएगा नहीं खरीदा जाएगा, ये अविश्वास की भावना जब उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 85% किसान छोटा है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है और साधन नहीं है उसके पास, वो एक जिले से दूसरे जिले तक नहीं जाता, वो अपना आड़तियों के माध्यम से बेच देता है। बात सही है, किसानों के हित में निश्चित रूप से पंजाब सरकार लेके आई बिल, छत्तीसगढ़ सरकार लेके आई, और राजस्थान सरकार भी लेके आई। लेकिन राजस्थान सरकार ने भी बिल में वो नहीं किया कि हम, केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो हम एमएसपी पर खरीदेंगे, हम सारी चीजें करना चाहते हैं। उन्होंने 2-3 फसलों को शामिल कर लिया, बाकी जो 23 फसलें उनको शामिल नहीं किया। तो ये चतुराई की बात है, जब आपके ऊपर भार पड़ेगा तो आप कांग्रेस के हितैषी नहीं बनते। कांग्रेस भी वो चीजें नहीं करती जो होना चाहिए। अब ये कहते हैं, बात सही है कि हमारे टाइम में जो कुछ हुआ, हमने गलतियां की, आप तो सुधार लो, केंद्र सरकार को कहते हैं। अब आने वाला समय किसान किस स्थिति में होगा, क्योंकि किसान को आज जिस प्रकार से हुआ हालात और बिगड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ की आदर्श सैनिक बल किसान, देखिए दिल्ली की सारी सीमाएं, जैसे हो रहा है कि देश विदेश जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला हो रहा है कि नहीं आने देंगे अंदर तक। अब वो कह रहे हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखने के दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में क्योंकि कोरोना की स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने ली थी, उसके बाद सारी बातें हुई है, और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो अधिकार है, लेकिन ये मसला कैसे सुलझेगा? अब क्या बिल में संशोधन करेगी क्या केंद्र सरकार? किस प्रकार का माहौल होगा? क्योंकि एक बार पार्लियामेंट में शामिल हो गया, और क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस पर निर्णय नहीं कर पाया, बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं, सारी बातें, देश में माहौल खराब नहीं हो, और किसान के प्रति अगर आप रखना चाहते हैं लगा और कहना चाहते हैं हम किसान हितैषी है, तो आप कह दो कि हम आने वाले समय में एक अध्यादेश जारी करके कि हम एमएसपी को उसमें शामिल करते हैं। ये शामिल करने की स्थिति नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, कि किसान अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं वो बड़े गए नहीं करते हैं, वो अपने उनको मातहत को दे करके दे देते हैं। लेकिन अब वैधानिक रूप से किस प्रकार से बड़ी कंपनी अगर खरीद लेगी
जैसे जी। समूह के रूप में और वो चाहेगी जो फसल उगाएगी, आप कहोगे वो फसल नहीं लगेगी, वो उसके अनुरूप आपको किसान को अपने खेत में बोना पड़ेगा उसको, और आने वाले समय में उसके अनुरूप ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके, क्योंकि आप अगर 10 साल का एग्रीमेंट किसी से खेती का करने जा रहे हैं तो उसको अपनी शर्तें कहेंगे। अब उस शर्तों के आधार पर आने वाले समय, अब ये तो कह रहे हैं कि किसान को अधिकार होगा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन स्थिति क्या होगी क्या नहीं पर होगी, लीगल सिस्टम नहीं है ना, लीगल सिस्टम ही हटा दिया। एसडीओ तहसीलदार के पास जा नहीं सकते, कोर्ट में जा नहीं सकते, इन्होंने ऊपर से गला कस दिया किसान का, किसान निकल नहीं पाएगा इस मकड़ जाल से। तो राजस्थान में जिस प्रकार की कोरोना काल में इन्होंने देश की फांसी लगाने का काम किया, काला काल माना जाएगा, काला काल। कोरोना काल की आड़ में ये जो करे जा रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है इस बात को। राजेंद्र जी से मैं इन जो आपने सवाल उठाए उन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे उन सवालों को लेकर जो सवाल किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर इन बातों का आप जिक्र कर देते हैं तो हमारे तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो क्या ऐसी कानूनी पेचीदगी, क्या ऐसी तकनीकी खामी नजर आ रही है कांग्रेस की जगह, माफ कीजिएगा, बीजेपी को, कि वो ये संशोधन नहीं कर पा रही है और वो विश्वास किसानों में पैदा नहीं कर पा रही है जो विश्वास उनको असल में इन कानूनों को पास करने से पहले पैदा करना चाहिए था। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। अन्नदाता क्यों आक्रोशित है, अन्नदाता क्यों हुंकार भर रहा है, और इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस विचारक के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और किसान नेता रामपाल जाट जी से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज वो इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है तो इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जब भी उनसे संपर्क होगा हम उनको भी बीच में जोड़ेंगे। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सारे सवाल सुन लिए, कांग्रेस के सुन लिए, वरिष्ठ पत्रकार के सुन लिए। देखिए, दो चीजें हैं। अब 3 तारीख की बात कही जा रही है कि 3 तारीख को हम उनसे, किसानों से बातचीत करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये बातचीत अगर पहले की जाती तो इतना जो एजिटेशन हो रहा है किसानों में, जो एक तरह से भरोसा जो टूट गया है किसानों का, वो भरोसा नहीं टूटता? दूसरी बात, और मैं तो अभी भी कहता हूं, इतने सारे वर्चुअल उद्घाटन हो रहे हैं, इतने सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शिलालेख जो है उनका उद्घाटन किया जा रहा है, नई नई बिल्डिंग्स का, योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों नहीं किसान नेताओं के साथ, किसान संगठनों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर ली जाए और वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया जाए, ताकि जनता को भी पता चले कि आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या ऐसा रहा जो उन तक नहीं पहुंच पाया, वो नहीं समझ पाए, वो खुद भी समझ लें वो क्या कहना चाह रहे। तो ऐसा क्यों नहीं को ओपन प्लेटफॉर्म रखा जाए जिसमें वर्चुअल तरीके से आराम से बात हो जाए? ये कोरोना गाइडलाइन वगैरह, ये हम तो सब इन सब से परे हो जाएंगे फिर। राजेंद्र जी। बिल्कुल, ये आप कह रहे हो सही बात है। वर्चुअल के माध्यम से भी बात हो सकती है, वर्चुअल बैठक हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी की सोच है, ऐसा नहीं है कि हम किसानों के, बिल्कुल हम तो किसानों के बिल्कुल उनके पॉजिटिव सोच के साथ, किसानों का कैसे फायदा हो, किसानों के हित में कैसे काम कर सकते हैं, उसी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वही काम कर रही है जो किसानों के हित में है। आज प्रधानमंत्री जो प्रधान किसान सम्मान निधि जो 6,000, ये भी किसानों के हित में अच्छा फैसला है। जो 2,000 रुपए के हिसाब से किस्त जो दे रहे हैं, प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, चाहे 1 एकड़ जमीन है, चाहे 50 एकड़ जमीन है, सबको इस चीज का लगभग फायदा हो रहा है। और कई ऐसे जो फायदा ऐसा नहीं है कि किसान नोक के हमारी सरकार खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। हम तो सिंचाई के लिए भी ये सोच रहे हैं कि किसानों का भला जब ही होगा जब पूरे देश में सिंचाई के माध्यम से, कैसे भी नहरों के माध्यम से सिंचाई हो, खेती के लिए पानी मिले। उस ओर भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जैसे अटल भाई वाजपेयी की, हमारी जब प्रधानमंत्री जब सरकार थी, जब कैसे नदी से नदी को जोड़ा जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे पानी, ये सारी योजना उस टाइम। और एमएसपी बढ़ाने का काम भी, ये भी फैसला प्रधानमंत्री का बिल्कुल 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाने का सारी फसलों पे काम किया। कई दुगनी कीमत भी बाजरे जैसी, ये 900 रुपए क्विंटल था, 1950 और 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव किया गया एमएसपी के माध्यम से। और खरीद भी हमारी जब सरकार थी, जब भी की, किसानों के हित में हमने अच्छे निर्णय लिए। हम 833 रुपए, जो हमारी सरकार थी राजस्थान में,
जब वसुंधरा की सरकार थी 833 रुपए प्रति महीना हम किसान के हित में बिजली के बिल के जमा होते थे, जो 10,000 रुपए प्रत्येक किसान को फायदा होता था। तो तमाम ऐसा नहीं है किसानों के हित में आज कैसे मछली पालन 1 लाख करोड़ का बजट जिस कोरोना काल में आज प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो आज प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, तमाम तरह के ऐसा नहीं है। आज किसानों के हित में अगर सोचे, अगर गुमराह नहीं हो किसान, तो किसानों के लिए अगर वास्तव में सोचे, अगर कोई कमी रह गई है, किसान चाहता है कि वास्तव में ये एमएसपी के मामले में प्रधानमंत्री ने कह दिया है, ऐसा नहीं है एमएसपी बंद होगी। प्रधानमंत्री ने कहा तो निश्चित रूप से एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी, होती रहेगी। किसान अपना माल अपनी मंडी कहीं अन्य राज्य में बेच सकते हैं, कोई टैक्स लगेगा नहीं। आज जिस तरह के पंजाबी बात करते हैं 8% टैक्स ले रहे हैं, आज जितना आज हमारे राजस्थान में 2 रुपए 60 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। आज टैक्स जहाँ सरकार कांग्रेस की है वो नहीं ले रहे, वो आज तमाम किसानों के क्या कर रहे हैं, वो आज वो सरकार आई, आज हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। क्या किया किसानों के कर्जे माफ? आज प्रधानमंत्री के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 10 दिन में कर्जे माफ हो जाएंगे, आज सारे संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा किसान का। कहां गए 10 दिन और कहां गए कर्जे माफ? 3 सरकार इन्होंने बना ली, झूठ बोलकर सरकार बना ली, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, कि कितने कर्जे माफ किए। जब बात तो अच्छी अच्छी करते हैं, आज जब प्रधानमंत्री सोच के साथ आज किसानों के हित में अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री कृषि मंत्री उन्होंने हमने किसानों को कहा है, उनके नेताओं को कहा है कि आप आकर के 3 तारीख को मिले और बैठ के चर्चा होगी, और चर्चा में कोई ना कोई निश्चित रूप से किसानों की जो कमी रह गई है उसका निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, और इसी जरूर किसानों के हित में निकलेगा और जो कमियां पूरी होगी, कमी जो रह गई है पहले। जी, सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं वो किसानों का हित करें। मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, हम अपने बच्चों का भविष्य, कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, कौन से विषय में उसकी रुचि है, या फिर उसको क्या लगता है वो किस तरह से अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है, हम हमारे बच्चों से भी पूछते हैं। किसान तो बहुत बड़ा वर्ग है सर, 80% लघु सीमांत और सीमांत जो छोटे किसान है ना, वो उनका आंकड़ा है। क्यों नहीं किसानों से बातचीत की गई? और अच्छा, 2-3 शब्द, छोटे से शब्दों की बात है, एमएसपी शब्द का इसमें जिक्र करने से आपको क्या लगता है कानून क्या बिल्कुल बदल जाएगा? एमएसपी शब्द का जिक्र कर दें। दूसरी बात, मंडी व्यवस्था अगर शुरू की गई थी तो उसका एक वजह थी। देखिए, आप कभी भी आप सीधे खेतों में नहीं जाते हैं, आप खेतों में जाके सीधा किसी से गेहूं किसान नहीं खरीदते, बीच में कहीं ना कहीं एक जरिया होता है, मार्केट पूरा, उससे पूरी एक अर्थव्यवस्था है ये। आप उस अर्थव्यवस्था के ढांचे को अगर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म इसमें हो जाएगी, जो आड़तीय व्यवस्था इसमें खत्म हो जाएगी, हाँ, अगर आपको लग रहा है उसमें कोई गलती है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत है, आप उसको संशोधन को तो करें, लेकिन उसको खत्म कर दिया जाए। और इस बात का जिक्र करने में कहां दिक्कत आ रही है कि एमएसपी पर खरीद बंद नहीं होगी? वो तो चाह रही है कि एक लाइन का जिक्र कर दे। इस एक लाइन को ऐड करने में कहां तकनीकी पेच आ रहे हैं, कहां संवैधानिक संकट आ रहा है? नहीं, अब कहा है उन्होंने, अब जैसे कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी बोला है कि कैसे भी उनको मंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र जी तोमर जी ने, कि किसानों को बुला के 3 तारीख को बुला करके किसानों से बात करेंगे। और बात जो कमियां रह गई, जो आप कह रहे हो, हम भी चाहते हैं कि एमएसपी जहां कहीं कमी दिखती है, किसान जिससे संतुष्ट हो जाए, किसानों को फायदा हो जाए, और भी कोई बात उनको किसानों की हित की कोई बात हो, वो अगर चर्चा करेंगे किसानों और सरकार के बीच में वार्ता होगी तो निश्चित उसका हल निकलेगा और कोई ना कोई रास्ता बनेगा और किसानों के हित में बनेगा। निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। चलिए ठीक है, कम से कम इतने दिनों बाद ये तो माना। आप वरुण जी, आप एक सवाल जो बीच में जोड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लग रहा है और बार बार इस बात से मौका एक तरह से बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है कि ये किसान नहीं है। एक बार तो ये भी आरोप लगाया गया कि ये किसान नहीं है, ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं और यही एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की शक्ल सामने आई है उससे पता चल रहा है कि नहीं, किसान भी हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के भी इसमें कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में आए हो, लेकिन क्यों ऐसा आरोप कांग्रेस ले रही है अपने ऊपर कि ये कांग्रेस ही गुमराह कर रही है? आपकी तरफ से कोई एक मजबूत पक्ष ऐसा क्यों नहीं रखा जा रहा? बात तो सही कही, जैसा श्याम जी ने कहा कि इन्होंने या राजस्थान में जो संशोधन 3 पारित किए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर एमएसपी अगर मान लीजिए केंद्र नहीं करती है तो राजस्थान सरकार या राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी, उनका कोई स्पष्ट तौर पर जिक्र नहीं है। प्रभात जी, सबसे पहले आपकी बात का जवाब दूं राजनीतिकरण का। किसान राजनीति में नहीं, तो किसान कोई भी पार्टी में हो, किसान किसान होता है। एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा चंक हमारा किसान का है और इसमें कांग्रेसी है। मैं हमने देखिए किसने आरोप लगाया, बीजेपी के अलावा किसी ने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि बीजेपी को तो 2 ही चीज दिखती है। आप देख लीजिएगा इनके जितने वक्तव्य होते हैं किसी भी नेता के,
वो कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये इतने भयाक्रांत हो रहे हैं, इनको ये 300 सीट आने के बाद भी इतना डर लगा हुआ है कांग्रेस से और राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कि नहीं कहीं ऊपर उठ के आ जाए, हमारी सत्ता चली जाए। तो इस सत्ता को भोगना छोड़ना नहीं चाहते। अब बात लाखों कोई डर नहीं है हमारे, तो अभी उपचुनाव में आपने निर्णय देख ही लिया भाई साहब। आपकी संस्कृति दिखा दी आपने। बोलो मैं मना नहीं कर रहा, बोलो आराम से। आप क्यों बोल रहे हो? बोल रहा हूँ आपको, मैं डर लगता है आपको प्रियंका गांधी मैं तो राहुल कोई गांधी? डर नहीं है हमको, हम तो बोल रहे हो बीच में? नहीं हम तो बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हो, चुनाव देख लिया आपने। आपको फिर मैं नहीं बोल रहा किसी डिबेट में, आपको दिन भर बैठे रहना आप। फिर मेरी आवाज कोई कमजोर है क्या जो आपको बोलने दूंगा? फिर मैं कमजोर नहीं, जोर से बोलो आप। मैं कहना चाहता नहीं, चुप क्यों नहीं रहना चाहते हो आप? नहीं, आप बोलो। नहीं, क्या परेशानी है आपके? संविधान दिवस पे भी चुप नहीं होने थे हो? अपनी बात बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मानना नहीं चाहते। मैंने आपको शुरू में कहा इनकी ट्रेनिंग ही यही है, इनके खिलाफ कोई बोले हल्ला गुल्ला मचा करके आप कब्जा जमा के बैठे रहो। ऐसे कब्जा जमा के सत्ता पे नहीं बैठे रह सकते आप। मैं बता रहा था आपको, ये राजनीतिकरण ये लोग करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार भयभीत हो गए, लाखों किसान बॉर्डर पे आ गए। हरियाणा में सरकार किसकी? आज रैपिड एक्शन फोर्स का इस्तेमाल किस पे करते हो आप आंसू गैस की गोले किस पे मारते हो? वाटर कैनन। भैया किसान सर्दी में पानत करता है रात में, इसलिए कोई पानी से डरने वाला किसान नहीं है। आज ये कांग्रेस इसलिए हल्ला मचाने लग गए, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर जगह हर चीज में। अरे हिंदुस्तान में इतने आंदोलन हो रहे हैं, वो क्या कांग्रेस करा रही? तो आप सत्ता में कैसे ले रख सकते हो? क्या मशीनों में गड़बड़ करके रह रहे हो सत्ता में? ये तो ये खुद ही प्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, मेगा पाटकर कांग्रेसी है, हरसिमरन कौन कांग्रेसी है, योगेंद्र यादव कांग्रेसी है। ये सब बेकार का इनका प्रोपोगंडाइज्म से जिससे सरकार बना के बैठे हैं वो खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों में रोटी रोजगार का संकट हो गया, किसानों को संकट हो गया हर चीज का। अब आप बात कर रहे थे बार बार, मुझे आप बताओ कोरोना काल में आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्या आप फटाफट सेशन बुला के इनको बदलाव किया? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किस लिए? उसका अर्थ क्या होता है एसेंशियल कमोडिटी का? वो पूछिए आप इनसे। आलू प्याज तिलहन सब बाहर कर दिए, उस एक्ट का मतलब ही क्या रह गया? आज आलू 50 रुपए 55 रुपए बिक रहा है। आप देखिएगा साल 2 साल बाद तो आलू आम आदमी के खाने से ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी, उसमें स्टॉक लिमिट हटा देगा, कितना भी स्टोर करेगा आदमी, कालाबाजारी करेगा। वो क्या छोटा छोटा किसान करेगा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट की दम है ना अरबों रुपए का इस माल खरीद के वो करने का। एफसीआई के गोडाउन ये बेचना इन्होंने शुरू कर दिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर किसान विरोधी नहीं होते तो हम क्यों बोलते ये बात को? अब आप बात कर रहे हो राजस्थान, आप राजस्थान की बात। आपने जो एक सवाल छोड़ा उसके साथ राजन जी के पास आना चाहूंगा। राजन जी, एक वो दौर भी था जब आलू और प्याज गले में लटकाकर बीजेपी की जो नेता थे, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सिलेंडर ले लेके बैलगाड़ियां लेके मंत्री है, अभी भी है मंत्री। अगर वो मान लीजिए अगर वो इतना एसेंशियल वस्तु नहीं है, आवश्यक वस्तु में नहीं आता है, तो फिर क्यों उसको लेकर उस वक्त इतना आंदोलन किया गया था? उस वक्त वो चूंकि मुद्दा था इसलिए उसको आवश्यक वस्तु मानते हुए और सड़क पर उतर कर आ गए। लेकिन अब जब खुद केंद्र में आ गए हैं तो उसको लेकर अब अलग तरह की राय। तो ये जो दो राय बदली है ना एकदम से सत्ता में आते ही, उसको लेकर भी तो सत्ता पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं राजेंद्र जी। सत्ता पक्ष तो अपना काम कर रहा है। किसान तो खुद भी चाहते हैं किसानों के पैसे बढ़ने चाहिए, फसल की ज्यादा ज्यादा दाम मिलने चाहिए। ये नहीं आवश्यक वस्तु तो नहीं, आवश्यक काई के दाम। हाँ, आवश्यक वस्तुओं में किसी श्रेणी में से बाहर किया गया है ना इनको सब। इन पे मुझे लगता, आपको लगता है कि अब इन पर कोई कंट्रोल रहेगा भाव का? जब आवश्यक वस्तु में क्यों शामिल किया गया था? इसको इसलिए शामिल किया गया था ताकि आम जरूरत, किसान प्याज से रोटी खा लेता है सर, अगर किसान प्याज से रोटी खा लेता है, गरीब प्याज से रोटी खा लेता है, उसको आवश्यक से आप हटा देंगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी जो कीमतें हैं वो निर्धारित रह पाएंगी? राजेंद्र जी नहीं, देखो इसका निश्चित रूप से आगे समय आने वाला है, समय इसका फायदा मिलेगा यार। जिस तरह आवश्यक वस्तु जो छोड़ी, 55 रुपए आलू हो गया, क्या फायदा मिलेगा? तो अभी तो हुआ है। पहले तो आपको 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिक रहा था, वही तो हम कह रहे हैं। 25 रुपए के 25 रुपए का 5 किलो में मिला है। आगे 500 रुपए में बिकेगा क्या? ये बता दो आप। क्यों हटाया? ये आपके टाइम में भी मिला है। ऐसे मत कहो आलू प्याज में सरकार चली गई है, आलू प्याज में सरकार चली गई है। हमने तो सारे नमस्ते ट्रंप हमने ही कराए, सब कुछ हमने कराया। आपने सब कुछ नया बना दिया भारत को, पर आगे क्या? राजस्थान की स्थिति देखो आप राजस्थान की स्थिति देखो ना, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है आपको पता है? कैसे टॉपिक चेंज कर दिया? मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है राजस्थान में। की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? आपकी सरकार ने कितनी योगी आदित्यनाथ क्या खरीद किया आपने? बनाओगे वहाँ धान क्या भाव बिक रहा है? क्या किसान की हालत हो रही है? किसानों के हिस्से में 10,000 एफपीओ बनाने का काम कर रहे हैं हम। चलो आप किसानों के हिस्से में
ये सबसे बुरे आप किसानों- देवता हो। मुझे ये बताओ कि भरत जी, लोकतंत्र में अधिकार है नहीं है क्या मैं आंदोलन ये करने कह रहा का? हूं आपको, आप क्यों रोक रहे हो उनको आज- दिल्ली आने से? ये बताओ। हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे, हम तो वार्ता करने को तैयार है ना, हम तो वार्ता करने को तैयार हैं, हम क्या कर रहे हैं? आंसू गैस के गोले क्यों खोले? पानी वाटर कैनन क्यों लिया? रैपिड एक्शन फोर्स क्यों लगाई? बैरिकेडिंग क्यों करी? आप ये हम बताओ तो ना फिर। उनके ऐसा नहीं है, किसानों के हम भी तैसी हैं, आप तो अहम ही नहीं। आपने तो उनका लोकतंत्र का हिस्सा है। स्वामीनाथन आप स्वामीनाथन आयोग को रोकने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। ये 2000 किसानों के देश के आप कब के हुए? किसानों को आंदोलन क्यों नहीं करने दे रहे हो? ये जवाब दो। आज संविधान दिवस है। 2003 में स्वामीनाथन आयोग का गठन 2003 में हुआ। बताओ, आप शांति प्रिय आंदोलन नहीं के करते। बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह ने 10 साल 2006 में आ गई। 7 साल से आप वो लागू करते थे। को रोकने 7 साल में आपने लागू कर देते। जब स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 10 साल रोक के बैठ गए किसानों की, अक्टूबर को जो 4 अक्टूबर 2006 को लागू करते हैं। बैठ गए उसको। अरे भैया आप लागू करते थे ना। जो उन्होंने 7 साल से तो आप 80% मैं लौटूंगा तो आपका आज एमपी कर रहे हैं। पूंजीपतियों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है ये पूंजीवादियों की सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है ये। राजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास चाहूंगा, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, हम कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जितनी एफर्ट और जितनी धनराशि नए कानून के बाद नई व्यवस्थाओं को बनाने में लगती है, व्यवस्थाओं को सुधारने के नाम पर जितनी बड़ी धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है, हम उस दौर में जी रहे हैं अभी जहां पर अभी भी अनाज जो है किसानों का वो बाहर खुले में सड़ जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं होता। मंडी पहुंच जाता है, मंडी में जो व्यापारी होते हैं वो नहीं खरीदते, मजबूरन उन्हें मंडी के बाहर जो सामने दुकानें होती हैं उन्हें कम मूल्य पर देना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है, निजी स्तर पर हमें कोल्ड स्टोरेज में ऊंचे दामों पे उस चीज को, खाने पीने की चीज को रखना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि प्राथमिकताएं ये थी कि किसानों के लिए माहौल देने के लिए, उनके लिए अनाज सुरक्षित रखने के लिए, उनकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी? इस मंडी व्यवस्था में कोई कमी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए था, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए जाने चाहिए थे, अनाज के गोदाम बढ़ाए जाने चाहिए थे, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि मंडी में अगर किसी का अनाज पहुंच चुका है तो जो उसके नियम के मुताबिक उसको दाम मिलना है वो मिले, और इसको सुनिश्चित किया जाए। इस मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत थी, हमें उस तरह के संसाधनों को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत थी, बनस्पत इसके कि कुछ नए नियम ला दिए गए जिनमें अभी तक कोई किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है, बड़े बड़े संशोधन है इसमें। श्याम जी, देखिए प्रभात जी, जो केंद्र सरकार हो, क्योंकि केंद्र सरकार तो अभी इसको 6 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ये बात सही है, किसान को जो चाहिए होता है वो नहीं दे पाए हम। किसान को वेयर हाउस की जरूरत है, वेयर हाउस बन ही नहीं पाए। चाहे राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान सरकार ने बहुत बार कहा कि वेयर हाउस बना देंगे, नहीं बन पाए। ना वसुंधरा जी के शासन में बन पाए, ना अशोक जी के शासन में बन पा रहे हैं। अभी ये जरूर कहा है कि फूड प्रोसेसिंग का हम प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, एक नई लाएं, प्रोसेसिंग वाली नीति लाएं, वो लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। धरातल तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार का माहौल होना चाहिए, जिस प्रकार से किसान को विश्वास में लेना चाहिए, नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिएगा, राजस्थान का किसान काफी तादाद में जाने के लिए तैयार है। अब आप देखिएगा, यहाँ से जाएगा किसान तो वही हरियाणा सरकार बीच में आएगी, पंजाब से जो आ रहा है वो भी हरियाणा सरकार बीच में आ रही है। तो और आपको बाकी जगहों से जब आगे आना चाह रहा है, यूपी में सरकार, तो जिस प्रकार का माहौल जो आज देखने को मिल रहा है कि पूरी दिल्ली सील हो रखी है कि दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि कोरोना की स्थिति विस्फोटक है दिल्ली में। आप देखिएगा रोजाना कितनी स्थिति खराब हो रही है। यही अगर महामारी हमारे किसानों को लग गई तो क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या होगा। अब मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने आज बोली है, उस समर्थन में बोली है, और केजरीवाल जी बोले हैं, और बाकी के देखिए, आप इसमें कांग्रेस बीजेपी के बजाय अब जो सामाजिक संगठन आ गए हैं और किसानों के संगठन आ गए हैं, भारतीय किसान संघ इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो निश्चित रूप से पहले भी हुआ था आंदोलन, फिर बीच में कैसे रुका, फिर वापस से शुरू हो गया। तो ये सारी बातें हैं। देखिएगा कि राजस्थान, हरियाणा, आपके पंजाब और बाकी के जितने हैं, ये बहुत ही किसान यहाँ का एमएसपी के ऊपर आधार पर जीवित रहता है। क्योंकि एमएसपी अगर घोषित कर देने के बाद, जैसे राजस्थान का आज मक्का एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती है, बाजरा पूरी तरीके से एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता,
तो राजस्थान सरकार इनको तो कम से कम कहती कि हाँ हमने तीनों कानून लाए थे, हम यहाँ पर कानून के बनाने के बाद आपको कहना चाहिए था कि किसान को हम हितैषी हैं और किसान का बंका बाजरा अगर केंद्र नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे, फूड प्रोसेसिंग का माध्यम बनाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। जो सत्ता में आता है वो किसानों के हित में नहीं कर पाता निर्णय, फिर पता नहीं क्यों डगमगा जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप देखिएगा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर जो चीजें थी, अब अभी तक देखिएगा, आप जो अभी तक जो चीज चल रही है, केंद्र सरकार जो कानून बना के लाई है और उसमें गडकरी जी ने तो कहा था कि एमएसपी के माध्यम से हमारा काफी तादाद में पैसा सब्सिडी में चला जाता है। तो ये सारी बातें हैं। और उसके अलावा हिमाचल के जो थे उन्होंने उसके कहने पर जो ये बनी है कानून बना है, शांता कुमार कमेटी थी जिसके आधार पर ये बना है कानून, उसने भी साफ कहा है कि इस पे एमएसपी पर खरीद होगी तो हमको बहुत सारी चीज देनी पड़ती है। जो कहने का मतलब तो ये है कि जो हम सब्सिडाइज दर पर गरीब को देते हैं, बीपीएल को जो गेहूं वगैरह देते हैं, हम उसके आधार पर हम उसको धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं। जो हमारा सिस्टम था कि गरीब को हम किस तरह से सस्ते दर पर राशनिंग के आधार पर अनाज पहुंचाते थे, उस अनाज को हम समाप्त कर करके हम चाहते हैं कि फ्री मार्केट के आधार पर चले। तो अब किसान इतना सक्षम राजस्थान का या बाकी देश का नहीं है कि हम जिस तरह से छोटी छोटी जोत होती जा रही है, आप देखिए 2 बीघा, 2.5 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा से ज्यादा किसानों के पास खेत नहीं है, क्योंकि बढ़ गया है किसान। और आने वाले समय में क्योंकि बड़ी कंपनी आएगी तो 1000 किसानों को शामिल करेगी। अब 1000 किसानों की जमीन ले लेगी तो वो अपने आधार पर कहेगी इस चीज की यहाँ पर उत्पन्न करेगी, उसको जो चाहिए वो करेगी। और किसान का कितना वजूद रह जा पाएगा, क्योंकि किसान तो, और किसान को अगर पैसा पहले मिल जाएगा तो किसान के पास पैसा सुरक्षित रह पाएगा नहीं रह पाएगा। एक बहुत बड़ी, ये देखिएगा बीजेपी अब समझ गई है, इसलिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री, मैं तो अचंभा हो रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो किसान से सीधे तौर पर तैयार है, 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। तो पहले नहीं कह रहे थे कि किसानों से बातचीत करेंगे, पहले इनके नेता कह रहे थे कि हम, इनके नेता और कार्यकर्ता जा रहे थे किसानों के बीच में और बता रहे थे कि किसान के लिए हमने क्या किया है, तो किसानों ने कहा हमारे लिए किया है, तो आप एमएसपी को कानूनी तौर पर लागू कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें लागू नहीं हो पाना, तो इससे लगता है कि आशंका प्रकट जो हो रही है, तो इनको कानून के तहत लिया है एमएसपी ला देंगे तो साफ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कंपनी आएगी खरीदने के लिए वो एमएसपी पे क्यों खरीदेगी, किसान को वो तो अपनी क्वालिटी के आधार पर खरीद करेगी, और क्वालिटी पे खरीद नहीं करेगी तो वो किसान फिर वो अपना माल कैसे बेच पाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि किसानों को मंडी में, आज भी मंडी से बाहर किसानों को बेचने की आजादी है। ये नहीं कि मंडी में बेचो आप, आपके पास ग्राहक अगर मिल जाता है तो आप बेचते हो। ई मंडी को जोड़ रखा है देश की, ई मंडी, लेकिन वहां जाएगा कैसे किसान, कैसे लेके जाएगा। अभी जो कह रहे हैं कि हमारा जो राजस्थान का कपास बिकता है गुजरात में, पहले भी अभी भी बिकता है, अब इसको हम कहाँ बेचना चाहेंगे। हमारा बाकी बहुत सारे चीजें, गेहूं भी बाहर बिकता था। देखिएगा जिस तरह की स्थिति और हालात बने हुए हैं, उससे किसान का हित कैसे होगा, इस पे विचार पार्लियामेंट में हमने, जब राज्यसभा में इनका पूरा तरीके से इनके पास बहुमत नहीं था तो उन्होंने जल्दबाजी में जो कुछ किया, क्योंकि आज तो इनके जो नेता थे सरुगासी हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि रिवीजन दो, रिवीजन दिया नहीं। अब उनके 8 सांसदों को सस्पेंड भी किया गया था। सारी बातें हुई थी। जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो अपने तरीके अपनाती है, वो करती है, क्योंकि लोकसभा में तो जरूरत नहीं पड़ी इनको, लेकिन राज्यसभा में आज भी बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है। तो इस आधार पर जो कुछ होता है वॉकआउट में पास कर दिया गया। जी, हाँ, वो चलिए जी राजेंद्र जी, ये बात सही है कि कुछ चीजें ऐसी जिक्र की गई हैं जो नई नहीं है, पहले से हैं। अभी श्याम जी ने बताया कि 1 इंडिया 1 मार्केट जो आप बात कह रहे हैं वो तो पहले भी था, पहले भी कहीं भी किसान बेच सकता था, उसे आजादी थी। लेकिन 1 इंडिया 1 मार्केट, आपको लगता है कि ये उन 80% किसानों के लिए एक फिजिबल तरीका है? आपको लगता है कि छोटे किसान जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, वो अपने अपनी फसल को लेकर
महाराष्ट्र में बेचने के लिए जाएगा, अगर चलिए वहां बेचने के लिए चला भी जाता है तो आने जाने का खर्चा, उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे उतना दाम मिलेगा ही नहीं, तो उसे बेचना तो अपने मार्केट में ही पड़ेगा। तो वन इंडिया वन मार्केट आपको नहीं लगता कि सिर्फ उन 20% किसानों के लिए ही सबसे सही है जो बहुत बड़े व्यापारिक स्तर पर अपनी खेती करते हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, जो वास्तव में तो व्यापारी है और जो ठेके पर खेतों को दे देते हैं उनके लिए। तो ये जो इसमें वन इंडिया वन मार्केट की बात कही जा रही है, ये तो पहले से थी, इसमें नया क्या था? आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा ऐसा संशोधन कर दिया जाता कि वो ऑनलाइन अपने भाव पर किसी फसल को बेचे, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो फसल वहां से उस तक किस तरह से पहुंचे ताकि उसका भार उस किसान पर नहीं आए। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी चीजें हैं। स्टॉक सीमा को लेकर बात की जा रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह के संशोधन बताए जा रहे हैं कि इस तरह के संशोधन होने चाहिए थे, जमीन का किस तरह से इस्तेमाल होगा, उसमें अगर बीच में वो खत्म करता है तो उसको किन शर्तों के तहत वहां पर उसके पास कितना बड़ा उसका नुकसान होता है, उसका कितना अधिकार उस पर रह गया जमीन में, अगर उस मुताबिक जो शर्तें रखी गई उस मुताबिक अगर वो पैदावार नहीं हो पाती है, उसमें कोई कमी निकाल दी जाती है, उसमें नमी बता दी जाती है, उसमें कोई और खोट निकाल दिया जाता है, तो कोई क्राइटेरिया, कोई नियमावली सरकार को सारी स्पष्ट तौर पर अगर सामने रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन कम से कम जिस किसान के लिए बात कर रही है उनके से पूछकर, उनसे बातचीत करके इन सारे सवालों के जवाब उनके सामने रखे और फिर सामने आते। तो किसान ये तीनों जो बिल आए जब पूरी तरह अगर सोच समझेंगे तो किसानों के हित में ही ये बिल हैं। मेन तो जो 1 लाख करोड़ जो कोरोना काल में जो बजट किसानों को दिया है, ये भी इसलिए दिया है कि इसमें आप बियर हाउस बना सकते हैं, कहीं भी गोदाम बना सकते हैं, कैसे एक किसान का फसल को अपन स्टॉक कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था उसमें की गई है। गोडाउन का क्या कर रहे हो, एफसीआई गोडाउन का क्या कर रहे हो, ये बताओ भाई साहब। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के काम, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के काम, ये छोटे छोटे किसानों के लिए ये यूनिट लगाने के काम भी, ये और ये एफपीओ बनाने का काम, जो 10,000 एफपीओ पूरे केंद्र सरकार पूरे देश में जो बनाएगी, तो निश्चित उसमें किसानों को अपना एफपीओ के माध्यम से फसल की खरीद भी हो सकती है। इस तरह के कई हैं आने वाले समय में, और किसानों को ये पूरी बात समझ में आएगी। और जिस तरह जो आप कह रहे हो, जो किसान वास्तव में परेशान, मैं मानता हूं, ये किसान तो दुखी, और हम भी किसान हैं। वरुण जी बार बार कहते हैं किसान है, तो मैं भी एक किसान हूं, मैं तो बैलों से हल जोता है। मैंने भी चलाए, मैं तो ऊंट के बैलों पे खेला हुआ हूं। आप मेरी बात मत करो। हम तो गोबर से पानी में डाल के, बोरिंग में डाल के पानी निकालते थे। आप लोगों को इसलिए मैं बोला हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। आपके ऐसी छोटी बातें करते हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। आपके जो बीजेपी के लोग आते हैं ना, ऐसी अजीब जलूल बातें करते हैं, इसलिए मैंने बात बोला। आप पे प्रश्न नहीं उठाया। आपकी जगह दूसरा कोई होता, कहता वरुण जी किसान नहीं है। मैंने आपके लिए नहीं कहा राजेंद्र जी किसान नहीं है। मैंने किसान, आप अच्छी किसान देखो, सभी एक किसान तो सभी है, ये मानता हूं मैं। अब आप कहाँ जाते हो गाँव में? तो भाई श्याम जी, आपने नहीं देखा, आपने क्या देखा है? किसानी क्या समझते हो? आप गए हो मेरे साथ, आपने पालक उगा रहे हो अभी, आप सब्जियां उगा रहे हो अभी, चलो मेरे साथ दिखाऊं। अभी उगाते हैं, मत करो आप, खुद तो किसान नहीं हो, किसानों पे एनालिसिस कर रहे हो। मैं यही कहना चाहता था कि किसानों के हित में ऐसा नहीं है, ये अच्छा निर्णय है। अब जो आज हमारे किसान जो परेशान है, जो आंदोलन किसी समस्या को लेकर बड़ी बात निंदा करिए आप, आज उनकी बात सुनेंगे। हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया 3 तारीख को बुलाया है, 3 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये बात सही है कि अगर आपने किसानी की है, किसान को आपने नजदीक से देखा है, किसान की जिंदगी अगर आपने जी है, तो किसान का दर्द भी आप समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी सवाल वही खड़ा होता है कि क्या वजह है कि अन्नदाता इन सब चीजों के बावजूद अभी भी आक्रोशित है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सियासी चक्की में इस किसान को, अन्नदाता को क्यों पीसा जा रहा है। इस सियासत से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर जाकर, ये किसान आतंकवादी नहीं है, ये किसान किसी तरह का कोई आक्रोशित उन्मादी कोई ग्रुप नहीं है, ये वो किसान है जिसकी वजह से हम सुबह शाम अपना पेट भरते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भावुक होकर भी इस अन्नदाता के लिए सोचना होगा। इसको सिर्फ सियासत के चश्मे से नहीं, इसको हमें हमारे मानवीयता के चश्मे से भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।